नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। और इस बैंक के ऊपर जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ तब से मैं आपको अराउंड 5 से 7 वीडियोस बना के दिया। उससे भी ज़्यादा वीडियोस होगा, क्योंकि जब जब स्विंग ट्रेडिंग्स भी बना है तब भी मैं आपको साथ वीडियो डिस्कस किया हूँ। तो इस बैंक के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ और इस बैंक के ऊपर मैं बहुत स्टडी करके मैं कंटिन्यू इसके ऊपर स्टडी भी करता हूँ और कंटिन्यू इसके ऊपर वॉच करता हूँ कि इस कंपनी किस तरीके से, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग होता जाए और उस कंपनी का बिजनेस सही ट्रैक में लेके आए, तब उस कंपनी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैं इस कंपनी के ऊपर पहले ही बोल चुका हूँ, मेरी इस कंपनी के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। उसके साथ साथ मैंने कुछ ट्रेड्स भी लिया है, आज ही स्विंग ट्रेडिंग्स लिया है। तो कहाँ पे टेल लिया वो मैं पहले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया हूँ। आज मैं डिस्कशन करूंगा इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, और ये भी बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे बना है। बहुत सारे दोस्त शायद वो वीडियो को नहीं देखा, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग्स भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये सारे वीडियोस, मतलब जितने सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एज ए एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, आपके फंड मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी ट्रेड के बारे में बता दूं, कोई भी आपको टिप्स दे दूं, ऐसे मेरा काम नहीं है। अगर आपको सीखना है, काम करना है, तो जाकर जरूर स्टडी करके ही करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। देखिए, कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले बता दूं, कंपनी का नाम है आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है वो आईडीएफसी ग्रुप के ही एक कंपनी है, एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो आईडीएफसी आप सभी जानते हैं एक फाइनेंस कंपनी है, उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो सबसे पहले इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का विजन क्या है वो देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कंपनी का विजन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विजन इज टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास बैंक इन इंडिया। तो कंपनी का एक बात में ही सारे चीज क्लियर हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के सिर्फ बिल्ड वर्ल्ड का बैंकिंग नहीं है, उसके साथ साथ कंपनी ये भी बताया है कि पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोर्स ऑफ सोशल गुड्स। तो इस दोनों सेक्टर को वाइज कंपनी खुद को अलग से लेवल्स में रिप्रेजेंट करना चाहता है। अभी पावर ऑफ टेक्नोलॉजीज आप कहेंगे सर आईडीएफसी बैंक का टेक्नोलॉजीज कंपनी है, बिल्कुल नहीं है। आप जो हाथ में आज क्या आ चुके हैं, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग भी बंद, देखा जाए तो बंद हो रहा है। अभी फोन बैंकिंग, मतलब जो एप्स के माध्यम से आप बैंकिंग के हर काम कर सकते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वही डेवलपमेंट करने के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी ये भी बताया जा रहा है, कंपनी देखिए सीबीडीसी, यूपीआई, इस तरीके से यूपीआई मतलब जो यूपीआई सिस्टम के माध्यम से हम लोग फंड ट्रांसफर करते हैं, कोई भी बैंकिंग काम करते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी का टोटल जो बैंक का ब्रांचेस है वो आप देखेंगे तो आईडीएफसी बैंक का टोटल जो ब्रांचेस है ओवरऑल 809 ब्रांचेस है, 925 एटीएम्स है। और उसके साथ साथ मुझे इस कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट लगा वो क्या है, आप देखेंगे तो 49%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसका कासा रेशियो देखने को मिलेगा। तो अभी कहेंगे सर कासा रेशियो क्या होते हैं। कासा का मतलब, सीए का मतलब होता है करंट अकाउंट और एसए का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इस दोनों अकाउंट्स में कंपनी जितने पैसा मार्केट से उठा पाते हैं तो वही पैसा वो बाद में क्या करते हैं, लोन के हिसाब से दूसरों को देते हैं। और वही लोन बैंकिंग के लिए ऑब्वियसली इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि कासा रेशियो जितना खास होगा कोई भी बैंकिंग के लिए, वो बैंक फ्यूचर में एक बड़ा हाई पोटेंशियल लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उसके पास कस्टमर है, उस कस्टमर का पैसा वो लेकर एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं। अभी एक पॉइंट और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो। ये चीज मैं आपको सब कुछ आपको दिखाऊंगा। उसके साथ कंपनी का ईसीएज गोल क्या है वो अभी देखेंगे। तो द बैंक इज हाई, मतलब कमिटेड टू ईएसजी, जो एक्चुअली वी हैव हाई गवर्नमेंट सोर्सेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी ईएसजी के ऊपर कमिटेड है। कंपनी एक गोल रखे है कि कंपनी बिजनेस को किस लेवल तक लेके जाएंगे। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल यहाँ पे तो एक क्लियरेंस सी कंपनी दे चुके हैं, खुद के वेबसाइट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में आपको मैं बातचीत कर लेता हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी का लोन इन एडवांस, कंपनी कितने लोन एडवांस ले चुके हैं,
करीबन 1,71,500 करोड़, ऑलमोस्ट 25% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। ईयर ऑफ ईयर में ग्रोथ इतना ज़्यादा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर डिपॉजिट कितना है? 1,48,000 करोड़। जो मैंने कासा रेशियो आपको बताया, उससे कंपनी के मतलब बैंकिंग के ऊपर 44% के आसपास कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कस्टमर से पैसा उठा पा रहा है। और मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो देखिए कासा रेशियो, यहाँ पे 46 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट कंपनी बता रहा है कि 50% के आसपास। कोई बात नहीं, ये तो चेंजिंग होता रहता है, तो फिर भी 46% कोई कम नहीं है। और एसेट क्वालिटीज के बारे में बात करूं तो इन जो एनपीए है, कंपनी के एसेट क्वालिटीज के हिसाब से एनपीए एकदम ना के बराबर है। जितना एनपीए कम होगा उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट माना जाएगा। कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन जो है, रिटेल जो डिपॉजिट है वो कस्टमर डिपॉजिट कितना 77%, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। और उसके साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ एसेट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस है, बाकी तो ठीक ठाक ही देखने को मिला है। अभी रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। कैपिटल एडुकेशन रेशियो कितना है? 16% के आसपास है। इसका मतलब आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% बैंकिंग के हाथ में होना चाहिए, मगर यहाँ पे बैंक ने कितना रखा? 16.5 मतलब 17% के आसपास, तो ये भी एक प्लस पॉइंट में है। तो हर दिशा में कंपनी का प्लस पॉइंट देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में कंपनी इस बार 61% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो इतना शानदार क्वालिटीज कंपनीज के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही चाहिए ना। कंपनी के और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूं, कंपनी देखिए आरटीजीएस एंड एनईएफटी। तो एनईएफटी एंड आरटीजीएस के ऊपर मतलब ईयर्स में 27% का कंपनी ग्रोथ किया। 95% ओवरऑल इसका ट्रांजेक्शन होते हैं डिजिटली, मतलब ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन होते हैं। साथ ही साथ देखिए जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास बनेगा कि ये कंपनी खुद का एप्स बना चुके हैं। उस ऐप से कंपनी इजीली कोई भी काम कर सकते हैं। और कंपनी ये भी बता रहा है कि रैंकिंग के हिसाब से कंपनी भारत बिल पेमेंट के हिसाब से इंडिया के थर्ड रैंकिंग में कंपनी नाम शामिल कर चुके हैं। सोचिए इतनी ज़्यादा बड़े बड़े दिग्गज कंपनी है, दिग्गज बैंकिंग कंपनी है, जहाँ पे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही साथ एसबीआई बैंक, तो उसको भी बीट करके कंपनी थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं ईपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से। और ईपीआई ट्रांजेक्शन के ग्रोथ कंपनी 140% के आसपास लास्ट ईयर में ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी के 14.1 मिलियन से भी ज़्यादा फास्टैग इशू कंपनी कर चुके हैं। फास्टैग इशू मतलब बहुत सारे फास्टैग गाड़ियों में जो लगाए जाते हैं फास्टैग, तो फास्टैग जो है वो बहुत सारे कंपनीज के, बहुत सारे बैंकिंग के फास्टैग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी 14.1 मिलियन से भी ज़्यादा फास्टैग कंपनी इशू कर चुके हैं। क्रेडिट कार्ड जो कंपनी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, कंपनी 72% के ऊपर ग्रोथ हो रहा है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो कंपनी 1.7 बिलियन के आसपास कंपनी क्रेडिट कार्ड इशू कर चुके हैं। तो कंपनी 2021 के डेटा के हिसाब से तो अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कंपनी का पॉइंट ऑफ सेल्स, तो पॉइंट ऑफ सेल्स का जो ट्रांजेक्शन है, पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? आप मान के चलिए पेट्रोल पंप में गया और वहाँ पे आपको कोई इस तरीके से मशीन दिखेगा जहाँ पे आपको कार्ड पंच करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल में गए जहाँ पे आप कार्ड पंचिंग करके पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। तो पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से कंपनी हाई ग्रोथ देखने को मिला, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 62% और वैल्यू के हिसाब से 49%। तो हर दिशा में कंपनी का पॉजिटिविटी देखने को मिला है। किसी भी जगह पे आपको अभी तक उतना नेगेटिविटी देखने को नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आप किसी कंपनी के ऊपर जब निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर आंख बंद करके मत करिए, उसके ऊपर स्टडी करके करिए। तभी आपको क्या होगा, आपको एक उस कंपनी के बारे में एक पॉजिटिविटी थिंकिंग आएगा कि हाँ, मैं जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ उस कंपनी के ऊपर एक हाई पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ है। अगर इसी चीज को मैं एज ए रेशियोज के हिसाब से बात करूँ तो रिटर्न ऑफ एसेट जो एक टाइम नेगेटिव में चला गया था वो बढ़ के हो चुके 10%। रिटर्न ऑफ इक्विटी 10%, रिटर्न ऑफ एसेट जो नेगेटिव में चला गया था वो बढ़ के हो चुके 1.313%। सबसे जो मुझे बेस्ट लगा, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हर कोई बैंकिंग के, हर कोई फाइनेंस कंपनी के ऊपर कम होना चाहिए था, वो यहाँ पे एक 1.86% के आसपास देखने को मिला था। इस बार वो घट के हो चुके 0.86 के आसपास। तो यहाँ पे भी एक मतलब जो वीकनेस है, मतलब पॉजिटिविटी है, वो भी देखने को मिला है, क्योंकि जितना एनपीए कम होगा उतना ही बैंक खास काम कर पाएंगे। बैंक रेशियो भी बेस्ट है, 1% के नीचे है। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज भी कंपनी कम करके लेकर आए, एक टाइम 6% के ऊपर चला गया था, आज 5% के आसपास है। सीआर परसेंटेज तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जैसे देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 61,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी के अंदर घुस चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो तो ठीक है, कंपनी का बेस्ट पी रेशियो है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में एवरेज लेवल के आसपास है।
एनुअल इनकम अच्छा खासा किया। कंपनी ने डेप्थ इस बार ज़्यादा लिया। कितना डेप्थ लिया आपको मैं बता दूं, कंपनी इस बार 2 लाख करोड़ के आसपास डेप्थ लिया। आप कहेंगे सर कंपनी का डेप्थ तो कम था, 90 करोड़ था, वो तो डेप्थ डबल दुगना से भी ज्यादा ले लिया, तो कंपनी तो बर्बाद होने वाला है। बिल्कुल नहीं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर अगर ज्यादा कर्जा ले रहा है और उस कर्जे लेने के बाद कंपनी अगर सही तरीके से प्रॉफिट को जनरेट कर पा रहा है, तो सोचिए उस बैंक में कुछ ना कुछ तो खासियत है। एक टाइम कंपनी लॉसेस में चला गया था, कोविड के टाइम के पहले और कोविड के टाइम के साथ साथ। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया और कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा खुद को अलग लेवल में देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा, जो कंपनी बीच बीच में थोड़ा सा लॉस करते थे, उसके बाद कंपनी वापस मुड़ के नहीं देखा कोविड के बाद। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आपको रिजर्व भी दिखेगा 2000 करोड़ के आसपास, सॉरी फिक्स एसेट दिखेगा 2000 करोड़ के आसपास, रिजर्व दिखेगा 20,000 करोड़ के आसपास। तो अभी कैश फ्लो में भी आपको एक पॉइंट्स देखने को मिलेगा, कंपनी इस बार 1100 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया। जब फिक्स एसेट ज़्यादा परचेज होंगे तो आप कंपनीज के हाथ में एक मतलब रामबाण भी होगा कि जिस बाण को वो पहले बाद में लगाकर काम कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर देखिए, फ्रॉम एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को दुगना कर दिया। डीएस ने होल्डिंग को सेम टू सेम रखा, छोटा सा स्टेक बेचा। गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, और पब्लिक का होल्डिंग भी करीबन 5% के आसपास होल्डिंग बेचा। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में हाई स्ट्रेंथ है अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। उस हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर का। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और मैंने आपको वीडियो बना के भी दिया था कि इस रेंज में ब्रेकआउट हुआ। अराउंड 70 रुपीज़ के 71 रुपीज़ के आसपास एंटी लेवल बना था, और मेरा जो टारगेट है वो 120 रुपीज़ के आसपास है। अगर 120 रुपीज़ तक टारगेट मिला तो मुझे 74% के आसपास टारगेट मिलेगा। जब एंटी लेवल्स बना था, जब इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ था, तब मैं आपको डिटेल्स वीडियो 2-3 वीडियो बना कर दिया था, और कंटिन्यू अभी भी वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे सारी चीज़ मैं आपको इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना है उसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगा तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उस एक कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट में बहुत मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करता है फ्यूचर में अच्छे कंपनी के बारे में जानकारी आपके साथ ले आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।